तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सोल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में बहुत इजी मार्क्स स्कोर कर पाएं और साथ ही फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये चैप्टर 3 का टॉपिक है आपका और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड कभी कभी भावुक हो जाता है और भावुक होकर एक नंबर डाल देता है, 2-3 नंबर डाल देता है इस वाले टॉपिक। तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है अपने अंदर या फिर वो बनाती है खुद ब खुद, और बाद में उसको क्या करती है, सप्लाई करती है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ रखी है कि हमने जो आज तक रेजिस्टेंस पढ़ा है अपना, वो क्या रेजिस्टेंस है हमारा, कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारे सर्किट में कनेक्ट है, जिससे हम कोई भी चीज चलाते हैं तो हमें पता है कि कोई भी चीज चलेगी करंट के थ्रू तो वो क्या बनाएगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि मान लो सेल का खुद का भी अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस। सेल का अपना खुद का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस। मान लो सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ आयंस ऐसे हैं जो किसका अपोज करेंगे, सेल के करंट का ही। सेल के अंदर की जो एनर्जी है उसका ही अपोज करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब क्या हो गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल या विच इज कॉज्ड ड्यू टू द सम एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो कुछ कुछ एलिमेंट सेल के अंदर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो खुद अपने अंदर क्या बनाता है, रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसी खास बात क्या होती है, ये हमेशा सेल के अंदर होगा, सेल के भी बाहर नहीं होगा। अगर सेल के हमेशा अंदर होगा तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। किससे डिनोट किया जाएगा इसको, स्मॉल आर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, जो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। तो स्मॉल आर की यूनिट भी क्या होगी हमारी, ओम। अच्छा, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें ये और एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम इसे शो कैसे करेंगे। तो उसको शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको बेसिकली तो ही बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ही आते हैं। मान लीजिए आपको एक सेल दे दी और इस सेल के अंदर क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इसके अंदर क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस। तो हम क्या मान लेंगे, क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, ये एक सेल बना देंगे और इसके जस्ट बराबर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देंगे, इसके जस्ट बराबर में, और स्पेसिफिकली बोलेंगे कि ये क्या है, आर। ये क्या है, आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आपका एक नंबर क्वेश्चन क्या बनता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड में, एक नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल ड्यू टू विच इट कॉज इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा किसी भी सेल के अंदर वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो मेनली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल किसी भी। पहला, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ सेल या फिर जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके कैथोड इस तरफ है, एनोड इस तरफ है, उनके बीच में साइड डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और चार्ज ज्यादा ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज दूर दूर रखी जाएंगी तो उससे क्या होगा, द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा दें किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो उसका वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, और ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उसका मतलब उसके आसपास ज्यादा चार्ज रह सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कम कर सकते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो पहला पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, अगर ये बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर ऑफ अ सेल इलेक्ट्रोड, इसको भी छोड़िए, अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपने कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट ले रखा, तो क्या होगा, उसके अंदर आयंस की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आयंस की डेंसिटी उसके अंदर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उससे उसका टेम्परेचर कह रहा हूँ, उसके जो कोलिजन होगा उन दोनों के चार्जेस के बीच में, वो जल्दी होगा। अगर जल्दी होगा तो ऑब्वियसली बात है स्पीड घट जाएगी चार्ज की, और चार्ज की अगर स्पीड घट जाएगी तो वो क्या बढ़ा देगा, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो था हमारा टेम्परेचर। कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज कैरियर है, उसके पास स्पीड आ जाएगी, एडिशनल एनर्जी आ जाएगी। उस वाली एडिशनल एनर्जी की वजह से क्या होगा, उसके अंदर स्पीड आ जाएगी, और वो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड जल्दी पहुंच जाएगा। अगर वो जल्दी पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बात उसका इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सेल का तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल के ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर होगा। तो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है और साथ में उसका इंटर रिलेशन साथ क्या रिलेशन आता है। सो जो अब हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज ऑफ अ सेल। ठीक है, तो आप एक छोटी सी कहानी सुन लो। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम है और एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि भाई मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो बताओ, आपके पेरेंट्स ने पूछा वो कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो आपने बोल दिया 110। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको बिलीव कर लेंगे कि आपके 110 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ही 100 मार्क्स का है। तो अब हम यही कंसेप्ट किसमें पढ़ना है अपना, एक ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ और वोल्टेज सेम चीज होती है। ईएमएफ क्या है कि वो जो मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका एग्जाम है वही क्या होता है, ईएमएफ। देखिए कैसे, जब हम किसी भी वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी क्लेम करती है वो क्या क्लेम करती है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज है या जो हमारे पास जो सेल है इसका मैक्सिमम वोल्टेज इतना है। अच्छा, जब आप उस पर चेक करते हो कि भाई आपका वोल्टेज इतना है, वोल्ट मीटर से चेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो हमेशा कम निकलेगा एज क्लेम्ड बाय द कंपनी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी हमेशा क्लेम करती है कि हमारा ईएमएफ इतना है कि अगर आप हमारी सेल में से करंट नहीं निकालोगे और जब इसका वोल्टेज नापोगे तो वो हमेशा क्या दिखाएगा आपको उसका एक्चुअल वोल्टेज। तो जब हम कभी भी किसी भी सेल में से बिना करंट निकाले उसका वोल्टेज नाप दें तो वो कहलाता है हमारा ईएमएफ। तो कहने का मतलब द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एनोड विदाउट ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो देसी भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो जो कंपनी है वो अपने आप क्लेम कर रही है कि भाई अगर आप इसमें से करंट नहीं निकालोगे और इसका वोल्टेज नाप लो, वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम, और वो क्या होगा, इसका ईएमएफ। तो कंपनी हमेशा अपनी बैटरीज पे क्या शो करके भेजती है, हमेशा ईएमएफ। लेकिन जब आप उसको वोल्ट मीटर से नापते हो तो वो हमेशा क्या निकलता है, थोड़ा कम। अब जब हम किसी भी सेल की वोल्टेज निकालेंगे उसमें से हम करंट निकालना शुरू करते हैं सेल के अंदर से, तो वो हमेशा क्या शो करेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको क्या मतलब समझना है कि अगर कोई हमसे बोल दे कि सेल को बिना टच करे इसका पोटेंशियल निकाल दो, तो वो कहलाएगा उसका ईएमएफ। और इस सेल को टच करके जो भी इसका वोल्टेज निकलता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड। अच्छा, तो यहाँ से हम एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकाल देंगे अपना कि व्हाट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ का मतलब होता है, अगर आपको बताऊं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ सेल विदाउट withdrawing current from it। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम मैक्सिमम वोल्टेज ले सकते हैं किसी भी सेल के अंदर से बिना उसके अंदर से करंट निकाले, वो क्या होती है, उसकी ईएमएफ। अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज क्या होगा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन इलेक्ट्रोड between electrodes when current starts to flow in the circuit। और कहां से, फ्रॉम सेल। ठीक है ना, जब हमारी सेल में से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और जब हम उस सेल की क्या निकाल देंगे अपनी, उनके बीच का वोल्टेज, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही क्या कहलाएगी, उसकी वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कहता है हमारा ईएमएफ क्या होता है और सेल क्या, ईएमएफ और वोल्टेज क्या होता है। अब आप एक बार बताओ, अगर 100 मार्क्स का आपका कोई भी एग्जाम है तो उस पर आप मैक्सिमम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और जनरली क्या होता है वो 100 थोड़े कम ही आते हैं, 99 आते हैं, 98 आते हैं, 70 आते हैं, 30 आते हैं, कुछ भी आते हैं, पर आते तो जरूर है। तो कहने का मतलब ईएमएफ आपका क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स, है ना, इस वाले केस में मैक्सिमम मार्क्स या फिर मैक्सिमम वैल्यू लिख लो, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू की उससे ज्यादा तो आपकी बैटरी कभी काम ही नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ये लिखे बोल दे कि भाई 12 वोल्ट की मैंने अपनी बैटरी पे लिख रखा है, तो क्या वो 15 वोल्ट का काम कर सकती है, नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बोल रखा है कि 12 वोल्ट तो इसका ईएमएफ ही है, अगर ये काम करेगी तो 12 वोल्ट से कम वाली चीजों पर ही काम करेगी। ठीक है, ईएमएफ क्या है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रोड के बीच में वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन ईएमएफ, है ना, हमेशा कम ही आएगा। तो इसकी ये क्या हो गया, लेस देन ईएमएफ। तो कहने का मतलब हमारी ईएमएफ की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी किससे,